आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students of class 11th, as you know, our topic is calculation of molecular formula. Yesterday, I have given you an introduction about empirical formula, molecular formula, and the relation between empirical formula and molecular formula. In order to find the molecular formula of a compound, first of all, we calculate the empirical formula. As you know, empirical formula gives us the simplest whole number ratio of the various atoms present in a molecule of a substance, while as molecular formula gives us the actual number of atoms of various elements present in a molecule of a substance. So today, we will straightway come to our topic, which is calculation of empirical formula. तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है. वी नीड टू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला. इनमें से एक है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. परसेंटेज कंपोजिशन of different elements by mass. एक चीज़ हमें ये ज़रूरत है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बाय मास. और दूसरा चीज़ जो हमें ज़रूरत है, द सेकंड थिंग विच वी नीड, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स. Atomic mass of the elements. इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है, एक परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बाय मास, दूसरा एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स. With the help of these two informations, we are able to calculate the empirical formula of the compound. So to calculate the formula, it involves 5 steps. तो सबसे पहला स्टेप जो है, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, we convert the mass percentage into grams. To convert mass percentage into grams. तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली जो हमें मास परसेंटेज दिया हुआ है, हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसका हम कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसका मास जो है दैट इज 100 ग्राम्स. इसलिए जो मास परसेंटेज दिया हुआ है, मास परसेंटेज जो दिया हुआ है वही सिंपली हम ग्राम्स में लिखते हैं, दैट इज रिटन ग्राम्स. मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, आपके पास ये दिया है कि एक कंपाउंड में कार्बन जो है 30% है. क्योंकि जब हम एलिमेंट का मास, कंपाउंड का मास जब हम ये कंसिडर करते हैं कि सारे कंपाउंड का मास 100 ग्राम है, तो इसका मतलब हुआ जो कार्बन जो है ये 30 ग्राम है. इस तरह अगर सपोज ऑक्सीजन होगा 20%, तो इसका मतलब होगा जब इसी को हम ग्राम्स में तब्दील करेंगे, इट मीन्स ऑक्सीजन इज 20 ग्राम्स. यानी इसलिए इसके लिए हमें कोई नई प्रोसेस नहीं करनी है. जो मास परसेंटेज दिया हुआ है उसी मास परसेंटेज को हमें ग्राम्स में लिखना है. कोई दूसरा स्टेप या कोई दूसरी प्रोसेस कैलकुलेशन इसके लिए नहीं करनी है. तो ये पहला स्टेप हो गया. और जहाँ तक दूसरे स्टेप का ताल्लुक है, स्टेप नंबर 2, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. दूसरा स्टेप है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं. ये आप पहले से जानते हैं, मोल कंसेप्ट में आपने पढ़ा है.
नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट, divided by its atomic mass, mass of the element divided by its atomic mass। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ मोल्स, चूँकि हमारे पास मास ऑफ द एलिमेंट पहले से दिया हुआ है इन ग्राम्स, तो जब हम इसी को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, चूँकि मैंने पहले ही कहा कि हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरा है एटॉमिक मास। तो इसका मतलब सपोज हमारे पास, जैसे मैंने ऊपर कहा, कार्बन हमारे पास सपोज 30 ग्राम्स है, तो हमें ये कितने मोल्स हो गए, तो हमें 30 को डिवाइड करना है बाय द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, दैट इज 12। तो 30 डिवाइड बाई 12, यहाँ पर हमें अगर 12 2 are 24, तो 2.5 आएगा ऑलमोस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि 30 ग्राम्स ऑफ कार्बन में 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन है। इसी तरह से जब हम दूसरे एलिमेंट जो इस कंपाउंड में मौजूद होंगे, जब हम इनका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, तो इट विल गिव अस रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चलेगा इससे, ठीक है ना। तो ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में हमें परसेंटेज मास को ग्राम्स में तब्दील करना है, दूसरे स्टेप में हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। तो इसके लिए हमें जो मास पहले स्टेप में आ गया है, उस मास को हमें इस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, कार्बन का मास अगर कंपाउंड में 30 ग्राम्स है, तो इस 30 ग्राम्स को हम कार्बन के एटॉमिक मास से, दैट इज बाई 12, डिवाइड करेंगे, तो दैट बिकम्स 2.5 मोल्स। इसी तरह से ऑक्सीजन का हम कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट का जो एलिमेंट कंपाउंड में होगा, उस एलिमेंट के मास को हम उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, वहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स उस एलिमेंट के पता चल जाएंगे। जब हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, तो हम कह सकते हैं कि नाउ दीज आर द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो ये दूसरा स्टेप था। इसके बाद तीसरा स्टेप है स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स। टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट, तीसरा स्टेप है ये, टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। ये तीसरा स्टेप हमारा है। ये करने के लिए, इन सिंपलेस्ट मोलर रेशियो हासिल करने के लिए हमें जो ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ गया, हमें स्टेप नंबर 2 में जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो मोल्स आपको आ गई कंपाउंड में, किस एलिमेंट के कितने मोल्स हैं, इसमें से जिसके सबसे कम मोल्स हैं, तो उस कम वैल्यू से हमें, उस कम वैल्यू में से उससे हमें बाकी ये जो नंबर ऑफ मोल्स एलिमेंट्स के दिए हुए हैं, उसको डिवाइड करना है। तो आप हमें क्या करना है, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स obtained, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स obtained in step first, or in step second rather, in step second, by the smallest coefficient और द स्मॉलेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू। जो सबसे कम वैल्यू आया हमें, मिसाल तौर पर कार्बन के 2.5 मोल आ गए, ऑक्सीजन का सपोज 1.5 मोल है, फिर सपोज नाइट्रोजन होगा, उसका हो गया सपोज 2 मोल्स। तो फिर ये 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसमें हमने देखना है, अगर कार्बन के 2.5 हैं, ऑक्सीजन का 1.5 है, नाइट्रोजन का 2 है, इसमें लीस्ट वैल्यू 1.5 है, तो हमें ये जो सिंपल मोलर रेशो हासिल करने के लिए हमें 2.5 को भी 1.5 से डिवाइड करना है, 1.5 को भी 1.5 से डिवाइड करना है, 2 को भी 1.5 से डिवाइड। जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू से हमें, जो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स में लीस्ट वैल्यू आ गया, लीस्ट वैल्यू में से हमें हर एक वैल्यू को डिवाइड करना है।
तो वहाँ पर जो वैल्यू हमें हासिल होगा दैट विल बी सिंपलेस्ट मोलर रेशो। तो अब आप समझ गए कि हमें क्या करना है। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो हासिल करने के लिए डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन इन स्टेप 2 बाय द स्मॉलेस्ट और लीस्ट वैल्यू, यू विल गेट सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। इसके बाद स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है हमें इस सिंपलेस्ट मोलर रेशियो को होल नंबर में चेंज करना है। to convert simplest molar ratio into whole number ratio सिंपलेस्ट मोलर रेशियो को हमें होल नंबर रेशियो में तब्दील करना है। इसके लिए हमें ये देखना है कि जो हमें सिंपलेस्ट रेशियो हासिल हो गया, अगर वो पहले से होल नंबर्स में है तो फिर इसको फर्दर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर वो होल नंबर्स में नहीं है, वो सपोज फ्रैक्शंस में है, या आप ये कह सकते हैं कि डेसिमल्स में आपका वैल्यू आ रहा है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर जो है इफ़ दैट इज़ इन फ्रैक्शंस और दैट इज़ इन डेसिमल्स, तो इसके लिए एक ऑप्शन ये है कि यू विल आप इनको वो कहेंगे कि हम नियरेस्ट होल नंबर जो है, नियरेस्ट होल नंबर तक हमें इसकी ये करनी है, क्या कहते हैं इसको, मतलब लाना है। जैसे हम करते हैं नियरेस्ट होल नंबर रेशियो तक लाना है सिंपली। तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1.98 है, इसको हम 2 के बराबर लेते हैं। इस तरह से इसको हम कहते हैं कि हमने इसको क्या किया है, वी हैव रेज्ड इट टू द नियरेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर आपके पास 1.2 है तो इसको हम 1 ही लेंगे। अब सपोज कहीं पे ऐसा फ्रैक्शन है जिसका सपोज 1.5 है हमारे पास, 1.5 जो है ये 2 के भी इतना ही करीब है और ये 1 के भी इतना ही करीब है। तो ऐसी सूरत हाल में हम ऐसे फ्रैक्शंस को, ऐसे डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज हैं, जैसे मैंने कहा, अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पहले से ही होल नंबर है तो फिर इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये डेसिमल्स में है तो डेसिमल जो है इसको नियरेस्ट होल नंबर रेशियो तक ले जाने के लिए हमें ये देखना है कि इसका जो नियरेस्ट होल नंबर है उस तक हमें इसे रेज करना है, रेज इट टू नियरेस्ट होल नंबर, जिसको हम राउंडिंग कहते हैं। राउंडिंग करके हमें इसको नियरेस्ट होल नंबर तक लेना है। अब अगर राउंडिंग से ये नियरेस्ट होल नंबर तक सपोज नहीं आएगा, जैसे मैंने कहा कोई नंबर ऐसा है जो बीच में आता है दो नंबर्स के, तो उस सूरत हाल में आप इस को मल्टीप्लाई कीजिए। देन आपको क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई द डेसिमल और फ्रैक्शनल नंबर टू मेक इट इक्वल टू होल नंबर। जैसे 1.5 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके 3 तक पहुंचाएंगे, तो फिर ये जो 2 है इससे हमें और नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है जब हमें किसी होल नंबर को, किसी फ्रैक्शनल नंबर को होल नंबर में तब्दील करना होगा। इसके लिए एक ऑप्शन ये है कि हम इसको हम राउंडिंग के ज़रिए नियरेस्ट होल नंबर तक पहुंचाएंगे। अब अगर नियरेस्ट होल नंबर तक राउंडिंग के ज़रिए नहीं आ रहा है तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके भी हम नियरेस्ट होल नंबर तक ले जाएंगे, मगर वो मल्टीप्लाई सिर्फ हमें एक ही वैल्यू को नहीं बल्कि बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो पहले से होल नंबर्स होंगे उनको भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर लास्ट स्टेप आता है हमारा स्टेप 5 जो है। स्टेप 5 में हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू राइट डाउन द एम्पिरिकल फार्मूला। We have to write down the empirical formula। तो एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट्स कंपाउंड में मौजूद हैं, उनको हमें साइड बाय साइड लिखना है। राइट द symbols
of elements side by side and introduce the number of moles obtained above in step 4 below the symbol यानी सिंबल के नीचे आपको क्या करना है, उस एलिमेंट के पहले एलिमेंट्स का सिंबल लिखना है। जैसे मैंने कहा था हमारे कंपाउंड में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, तो हम लिखेंगे कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इस तरह लिखेंगे। फिर कार्बन के कितने एटम्स या मोल्स हमें आ गए वो यहाँ लिखेंगे। सपोज कार्बन के 2 हैं, ऑक्सीजन का सपोज 1 है, कार्बन फिर नाइट्रोजन के 2 हैं, तो फिर हम इस तरह लिखेंगे C2O1N2। इस तरह से हमें ये जो C2O1N2 है ये एम्पिरिकल फार्मूला बन जाती है। ठीक है ना। तो ये सब कुछ हमें एक्सप्लेन होगा बाय टेकिंग ए सिंपल एग्जांपल। स्टेप्स याद रखने हैं। मैंने कहा कि हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए। एक ये है कि हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बाय मास होना चाहिए और फिर एटॉमिक मास होना चाहिए। बस इसी से हमारा काम चल जाता है। तो करना क्या है, पहले स्टेप में हमें परसेंटेज मास को ग्राम्स में तब्दील करना है। दूसरे स्टेप में हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें जो मास ऊपर दिया गया ग्राम्स में जो मास आ गया उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, तो वहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तीसरे स्टेप में हमें इस मोल्स को चेंज करना है इनटू सिंपलेस्ट रेशो। इसके लिए जो हमें नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट एलिमेंट्स का आ गया उसमें जो सबसे कम वैल्यू है उसी वैल्यू से उन सबों को डिवाइड करना है। वहाँ पर जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपलेस्ट रेशो। तो चौथा स्टेप है इस सिंपलेस्ट रेशो को हमें होल नंबर रेशो में तब्दील करना है। अगर ये पहले से होल नंबर में है तो फिर कोई तब्दीली नहीं करनी है। अगर पहले से नहीं है, ये फ्रैक्शंस में आ जाता है, तो फिर इन फ्रैक्शंस को हमें राउंडिंग के ज़रिए होल नंबर्स में चेंज करना है, या अगर ज़रूरत पड़े तो मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए होल नंबर में तब्दील करना है। तो उसके बाद हमें लास्ट पे इन एलिमेंट्स का सिंबल लिखना है और इनके नीचे नंबर ऑफ मोल्स लिखना है। तो उससे हमें ये जो है एम्पिरिकल फार्मूला हासिल होती है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे ये सारा मसला कंप्लीट हो जाता है। मिसाल पर हमारे पास एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, तो उस इनऑर्गेनिक सॉल्ट में एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इस तरह से आपकी प्रॉब्लम है, एग्जांपल हमारी है एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैज़ फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, हैज़ फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट का, उसमें सोडियम है 29.11%, सल्फर जो है दैट इज़ 40.51% और ऑक्सीजन जो है दैट इज़ 30.38%। अब ये तो परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। अब जहाँ तक एटॉमिक मास का ताल्लुक है हम इन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पहले से जानते हैं। सोडियम जो है इसका एटॉमिक मास 23 है, सल्फर जो है इसका एटॉमिक मास 32 है, ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक मास 16 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट दिए हुए हैं, जब एलिमेंट का नाम दिया हुआ है, अगर न्यूमेरिकल में या एग्जाम्पल में प्रॉब्लम में वहीं से एटॉमिक मास नाम भी दिया गया हो, फिर भी हमें पहले से ही इन एटम्स का एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, तो फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए बेहतर यह है कि हम ये सारी कैलकुलेशन एक टेबल की सूरत में करें। सबसे पहले हम एलिमेंट का नाम लिखेंगे। हमारे पास एक एलिमेंट सोडियम है, दूसरा एलिमेंट सल्फर है, तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। इस तरह से हम लिखेंगे सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, नेम ऑफ द एलिमेंट। उसके बाद हम लिखेंगे इनका सिंबल। सोडियम का सिंबल Na है, सल्फर का S है, ऑक्सीजन का O है। तो इसके बाद आप इनका परसेंटेज कंपोजिशन लेंगे, जिसको मैंने पहले ही बताया कि हम कंसिडर कर दें कि एलिमेंट का मास जो है दैट्स इक्वल टू 100 ग्राम्स। इस तरह से सोडियम का 29.11 मास हमें दिया हुआ है, तो ये है 29.11 ग्राम्स। इसी तरह से सल्फर का है 40.51, ऑक्सीजन का है 30.38। ठीक है ना। इस मास को हमें कोई चेंज नहीं करनी है। मास जो दिया है परसेंटेज मास, यही मास जो है ये हमारे लिए मास इन ग्राम्स है। अब इनका एटॉमिक मास लिखिए। सोडियम का 23 है,
सल्फ़र का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। इसके बाद हमें क्या करना है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने बता दिया, हमें इस एटॉमिक हमें मास जो है, मास इन ग्राम्स, इसको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। दैट मीन्स 29.11 डिवाइडेड बाई 23। इसी तरह से 40.51 जो मास दिया हुआ है, इसको एटॉमिक मास 32 से डिवाइड करना है। इस तरह से ऑक्सीजन का मास है 30.38, इसको 16 से डिवाइड करना है। तो जब हम ये कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आता है 1.266। तो यहाँ पर जब देखोगे ये भी आएगा 1.266, और ये जो तीसरा है इट बिकम्स 1.897 आफ्टर कैलकुलेशन। तो ये हो गया हमारे पास रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। अब आप देख रहे हैं ये जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स है, अब इसको हमने क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशो में चेंज किए। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ गया, यानी सोडियम के कितने मोल्स हैं, सल्फर के कितने मोल्स हैं, और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं। अब इसको हमें सिंपलेस्ट रेशो में चेंज करना है। तो सिंपलेस्ट रेशो में चेंज करने के लिए मैंने बता दिया कि ये जो वैल्यूज़ आ रहे हैं, इसमें जो सबसे कम वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू जो है, उसी लीस्ट वैल्यू से हमें इन सबों को डिवाइड करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लीस्ट वैल्यू जो है दैट इज़ 1.266। तो इसलिए हम इन सबों को 1.266 से डिवाइड करेंगे। 1.266 डिवाइड बाई 1.266। इसी तरह से 1.266 डिवाइड बाई 1.266, 1.897 डिवाइड बाई 1.266। तो जब इसको डिवाइड करोगे जाहिर सी बात है 1 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप डिवाइड करोगे इट विल बी 1.5। आप देख लीजिए जो सिंपलेस्ट रेशो है, ये तीनों होल नंबर्स में नहीं है। पहले दो तो होल नंबर्स में हैं, बस दूसरा जो है वो डेसिमल में आ गया 1.5। अब इसको हम होल नंबर में चेंज करना है। तो होल नंबर में चेंज करने के लिए चूंकि 1.5 जो है ये 2 से भी इतना ही दूर है और 1 से भी, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है ये दो जो हैं इनको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से इट विल बिकम 2। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 2 बनेगा। इसको 1.5 को भी 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बनेगा। तो इस तरह से होल नंबर रेशो जो हमें आता है दैट इज़ 2, 2 एंड 3। अब हमें क्या करना है लास्ट पे, अब एम्पिरिकल फार्मूला लिखनी है। तो हमारे पास सोडियम है और सल्फर है और ऑक्सीजन है, तीनों एलिमेंट्स लिखने हैं एक एक करके। तो सोडियम जो है इसका वैल्यू 2 आ गया, सल्फर का भी 2 आ गया, ऑक्सीजन का 3 आ गया। इस तरह से Na2S2O3 जो है इट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, तो इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।